हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यमंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आपको ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने क्या किया था, याद होगा आप लोगों को। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऑल टुगेदर बात किया था। पॉइंट मासेस से जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट होता है, अगर दो पॉइंट मास स्पेस में रखे हैं तो इनके वजह से एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, न्यूटन ने बताया था कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। अगर दो पॉइंट मास रखे हैं, अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए इनफैक्ट। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्टिव। m1 पे m2 की वजह से इधर की तरफ, राइट की तरफ लग रहा होगा, और m2 पे m1 की वजह से लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। करेक्ट है। तो हमने पॉइंट मास ऐसा कर लिया था, हमने हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का कर लिया था, फिर हमने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से पॉइंट मास पे भी कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो याद होगी आपको। आई एम श्योर आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी याद होंगे जो मैंने आपको बताया। तो आज हम लोग क्या करने वाले, जो फोर्स है ना उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन निकालेंगे। और हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। इनफैक्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो बेसिकली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंडा क्या है, जैसे मान लो यहां पर एक m1 मास है, यहां पर m2 मास है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो r है मान लेते हैं। तो जी हमें पता है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, इधर की तरफ F लगेगा, F1 बोल सकते हैं, और इधर की तरफ लगेगा F2। F1 मतलब फोर्स ऑन m1 ड्यू टू F2, और F2 मतलब फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल ही है। तो अगर हम बोले मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन अट्रैक्टिव होता है हमेशा, F1 इज गोइंग टू बी G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये इस इंस्टेंट पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1। अच्छा, सेम ही मैग्नीट्यूड F2 का भी होता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड सेम रख सकते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज क्या करेंगे, हमें देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है, अच्छा हम यहां पर मान के चल रहा है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है पूरे स्पेस में। मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो रखे हैं यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे का जो, और कुछ भी नहीं है, मतलब ये दो पॉइंट को ही मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, ध्यान से समझना, यहाँ m1 या m2 है तो इन दोनों के ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। तो अब कहता है कि इस इंस्टेंट पे m1 का एक्सेलेरेशन क्या होगा और m2 का एक्सेलेरेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ m1 की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी फोर्स, जितना इस पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल का मास। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 फोर्स लग रहा है, आपको रियलाइज हो रहा होगा, और डिवाइडेड बाय इसका मास। तो F1 अपॉन इसका मास कितना है, m1। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1। m1 कैंसिल हो जाएगा, जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा G m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल 1। और किधर की तरफ डायरेक्शन है, राइट की तरफ, इस केस में राइट की तरफ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये a1 एक्सेलेरेशन है, m1 का हमने मान लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ m2 निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी f2 मॉडुलस अपॉन m2 हो जाएगा एक्सेलेरेशन, और f2 का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, g m1 m2 अपॉन m2 से डिवाइड होगा और r स्क्वायर होगा, m2 इस बार कट जाएगा, तो जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा g m1 बाई r स्क्वायर, और इस बार ये लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि एक्सेलेरेशन निकालना तो नेट फोर्स निकाल लो। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो बस फोर्स अपॉन मास कर दोगे तो आपको एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
अच्छा, अगर मल्टीपल पार्टिकल हो तो उसमें भी कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको हम लोग केस 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, मल्टीपल पार्टिकल में तो आप नेट फोर्स निकाल ही लोगे उस पर, और डिवाइडेड बाय उस पार्टिकल का मास कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर का जो मास है उसको कैपिटल एम ले लेते हैं और रेडियस का ले लेते हैं आर ले लेते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल स्मॉल एम पड़ा है, इसके सेंटर और इसके पार्टिकल के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। अब ये सिचुएशन है, फाइंड, अब मैं यहां पे आपसे बोल दूं, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास है, सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब मुद्दा क्या आएगा कि इसमें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मास बोलता है, बताओ कितना, इस ये जो मैंने ब्लू दिखा दिया इसकी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एम, पॉइंट मास, ठीक है। और वो भी क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कैपिटल एम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉलिड स्फीयर की वजह से पॉइंट मास पे जो फोर्स लग रहा था वो बताया था। तो कैसे बताया था, देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर का पॉइंट है तो सारे के सारे मास हम लोग पॉइंट मास मान सकते हैं, ऐसे एक पॉइंट पे सारा मास मान लेंगे कैपिटल एम, और इससे छोटा सा स्मॉल एम आर दूरी पर होगा, हम लोग मान सकते हैं। मतलब ये देखो ना, इसी के नीचे मैंने इतनी दूरी पर मान लिया, और इसके मान लो यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा दूर बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एम रखा, ऐसे ही करते हैं हमेशा। अगर बाहर का पॉइंट है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इसके सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं, बाहर के पॉइंट के लिए, अंदर के पॉइंट के लिए नहीं। अगर बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अब जो फोर्स एक्सर्ट होगा वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस पे इधर की तरफ अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ये एफ कितना हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। अगर इसका एक्सेलेरेशन निकालना है तो जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही नेट एक्सेलेरेशन होगा, किधर की तरफ नेट फोर्स है, इधर की तरफ नेट फोर्स है, इधर की तरफ ही नेट एक्सेलेरेशन आएगा, तो इधर की तरफ हम लोग ए मान सकते हैं। तो ए ऑफ स्मॉल एम बोल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ए ऑफ स्मॉल एम, दैट इज गोइंग टू बी नेट फोर्स विच इज एफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली, एफ अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम, एम से डिवाइड हो तो एम कट जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ कैपिटल एम क्या होगा, एक्सेलेरेशन of point mass due to gravitational force of capital M, that is going to be gm upon r square। ये हमें इस केस में मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा, सेम हम इस पे भी निकाल सकते हैं, इसके मास को डिवाइड करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दोनों ही केस में आप निकाल सकते हो, फिर से वही सेम पॉइंट मास की तरह एनालिसिस हो गई। तो देखो हमें दो केसेस का आइडिया लग गया, सॉलिड स्फीयर में होता तो सॉलिड स्फीयर के केस में भी निकाल सकते थे। अच्छा, यही अंदर रखा होता तो अलग तरीके से निकालते, है ना। यहाँ अंदर रखा होता तो कैसे निकालते, ये तो केस 1 हो गया जब बाहर पॉइंट मास रखा हुआ। चलो इसका ए पार्ट कर लेते हैं, इसका बी पार्ट क्या होगा, बी पार्ट क्या होगा बच्चों, अगर मान लो यही सॉलिड स्फीयर होता और ये पॉइंट मास अंदर कहीं रखा होता और ये होता सेंटर, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये पॉइंट मास से ध्यान रखना इस बात को, ये m है और इसका मास कैपिटल M और रेडियस r, और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोग बोल सकते हैं। तो अगर यही पॉइंट मास अंदर रखा होता सॉलिड स्फीयर के, तो अब इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, अंदर वाले पॉइंट का अगर आपको फोर्स डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट याद कर लो, मैं याद दिला देता हूं आपको। अगर f एज अ फंक्शन ऑफ r याद करना हो तो बाहर के पॉइंट के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए याद रखना, सॉलिड वो भी यूनिफॉर्म, सॉलिड स्फीयर और यूनिफॉर्म हो तो क्या याद रखेंगे, r ग्रेटर देन r होगा तो g स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, और अगर r लेस देन r है
तो हो जाएगा G स्मॉल m कैपिटल M और R, ठीक है, R अपॉन कैपिटल R क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर R इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसको याद रखो तुम लोग, ठीक है, R यहाँ पर है, ये जो R है ना, ये वाला R और ये वाला R, यही वाला R होगा, रेफरेंस के लिए याद रखेंगे, वरना बाद में जब वैल्यू पुट करते हैं तो आप कोई और ही वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर याद हो गया तो आपको पता है कि जो यहाँ पर इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लगेगा, इस पे हम ऐसे करते थे कि इसका करस्पॉन्डिंग एक स्फीयर बनाते थे इस दूरी के हिसाब से, और इस दूरी के हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग स्फीयर होता था उसका मास लेके उसको सेंटर पे रख देते थे और इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते थे, तो उससे ये आंसर आता था। तो हालांकि ये आंसर हम लोग याद रखेंगे तो बेटर है हमारे लिए। तो कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू बड़ा वाला ब्लॉक, दैट इज गोइंग टू बी G स्मॉल m कैपिटल M R अपॉन R क्यूब, और भी अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो अट्रैक्टिव नेचर मतलब इधर की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट है। तो ये हो गया। अगर अब हमें इसका एक्सेलेरेशन निकालना है स्मॉल m, तो स्मॉल m से डिवाइड कर दो, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो m कट जाएगा, G M R अपॉन R क्यूब आ जाएगा, और वो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, सारे के सारे बच्चे समझ रहे होंगे। तो अगर अंदर रखा है तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू वही फोर्स निकल आया, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकल ही आएगा ना बच्चों। तो ये बात समझना, अगर एक बार फोर्स आ गया तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल आता है, करेक्ट है। तो ये हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल आया। तो कहोगे भैया अभी हम कर क्यों रहे थे, क्यों कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम अर्थ, जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है कहीं स्पेस में रखा है, कुछ भी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो, या आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कुछ भी रखा है तो उसकी वजह से, मतलब सबका तो नहीं पता, बट सॉलिड स्फीयर का तो पता है, हॉलो स्फीयर का पता है, पॉइंट मासेस का पता है। तो जिनका पता है उन्हीं के हिसाब से आपसे पूछेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता इसमें। तो एक्चुअल में क्या है, हम इन्हीं फोर्सेस की मदद से क्या पढ़ना चाहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। एक्सेलेरेशन ध्यान से समझना, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की वजह से, करेक्ट है। अब इसका यह मतलब है कि मान लो ये अर्थ है और आप यहाँ कहीं हवा में इस इंस्टेंट पे से लटके हुए, मान लो ऐसे आप मैजिकली आप ऊपर चला गया और आपका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M और रेडियस r मान लेते हैं। आप कितनी हाइट पे हो, h हाइट पे हो, सेंटर से सरफेस की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। या पॉइंट मास, आपको पॉइंट मास मैंने मान लिया, यहाँ पे आप ही खड़े हो, मान लो आप अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर खड़े हो, मान लो उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट पे से आप खड़े हो गए, मैजिकली समझ लो ऐसे खड़े हो गए, तो आप उस वक्त, आप उस इंस्टेंट पे नीचे आने की कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि अर्थ आपको खींचेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसको केस 1 बना लेते हैं, इसको केस 1 बना लेते हैं। तो अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उस पे इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के आप ही, मान लो आप ही खड़े हो तो यहां पर आप पे नेट फोर्स लग रहा होगा। तो अर्थ को, एक्चुअल में ये अर्थ है, इसको अर्थ बोल रहा हूं मैं, और ये हम है, मान लो आप है, तो अर्थ की वजह से मेरा कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा, आप अगर आप या मैं कोई भी इंसान खड़ा है उसका, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। और कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको निकालना सिखाया है। तो वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसमें नेट फोर्स निकाल लो, केस 1। अच्छा, केस 1 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, ठीक है। तो अगर सरफेस से h हाइट पर है तो इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होगा। तो इस पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस पे फोर्स निकाल लेंगे। तो कितना फोर्स होगा, अब अर्थ को हम लोग एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, हालांकि सॉलिड स्फीयर जैसे नहीं दिखता, थोड़ा ऊपर से चपटा होता है, बट वी कैन अज्यूम अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड स्फीयर मानते हैं। वी आर अज्यूमिंग अर्थ है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। यह अजम्पशन है, वरना एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, करेक्ट है। तो अगर अर्थ को हम लोग सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं
ध्यान से समझना। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर आप सोचो, आप अगर ऐसे किसी पॉइंट पे हो तो आपको अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हो तो सॉलिड स्फीयर की वजह से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना होता है जब बाहर होता है, याद ही होगा आपको कितना होता है, जी एम कैपिटल एम अपॉन, हम लोग जो सॉलिड स्फीयर उसको उसके मास को सेंटर में मान सकते हैं, तो यहाँ पे सारा मास हो जाएगा और इन दोनों के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैन, जिसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है। मैन मतलब आप हो सकते हैं, मैं हो सकता है, यहाँ पर जो भी होगा बंदा, जो भी यहाँ पे बंदा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कितना हो, तो एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, वही सेम तरीका। देखो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ ऑन मैन, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए हो जाएगा, ए मैन दैट इज गोइंग टू बी जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मैन विच इज स्मॉल लेंथ, एम एम कट जाएगा, तो जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये एक्सेलेरेशन ऑफ द मैन है। अब ये बात ध्यान रखना, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है उसको हम लोग जी से दिखा देते हैं, इनफैक्ट ऊपर होगा तो जी डैश बोलेंगे, ठीक है। तो अगर जी डैश, इसी को हम लोग, ये और ये सेम है, इस बात को प्लीज ध्यान, ए एम एक्सेलेरेशन ऑफ द मैन और पॉइंट ऑब्जेक्ट, या इसे हम लोग जी डैश भी बोल सकते हैं। तो जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां से निकाल के, तो ये आर से डिवाइड कर देंगे तो आर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जी डैश क्या है, जी डैश मतलब जी को हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं, और जी डैश मतलब जब ऊपर होता है नीचे होता है तो हम लोग जी डैश मान लेते हैं उसको। जी कहां मानते हैं, जब सरफेस पे होता है। अब सरफेस पे होने का मतलब क्या है, एच जीरो होता है। अब यहां पर क्या है, इफ, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे, इफ ऑब्जेक्ट इज अ सरफेस, ये एक्चुअल एग्जैक्ट फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी पॉइंट में निकालना तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, इस बात को प्लीज ध्यान रखना। अगर आपको कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लेना तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, अगर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर पा रहे हैं। अब ध्यान से समझना जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो जी एक्चुअली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब कोई सर्टेन हाइट पर है तो उसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का में पता चल चुका है, जी डैश विच इज जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये लगा सकते हैं हाइट के लिए, अगर हाइट पर है, सरफेस से ऊपर है। लेकिन अगर सरफेस पे होगा, एट सरफेस होगा तो क्या लिखेंगे, सारी चीजें ध्यान से समझना, एट सरफेस होगा तो क्या लिखेंगे, एट सरफेस, तो एच इज गोइंग टू बी जीरो, है ना। तो बस एच को जीरो लिखेंगे तो जो जी आएगा वो जी डैश होगा उसको जी मान लेते हैं, सरफेस पे हमेशा जी मान लेते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लोग सरफेस पे रखते हैं, इक्वेटर के पास में, हर जगह नहीं, इक्वेटर के पास में ऑलमोस्ट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अभी कहोगे भैया कैसे वैल्यू पता, आपको जी की वैल्यू तो पता होती है, स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी हमें पता होता है और रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता होता है। अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सरफेस पे आएगा, वो भी मोस्टली इक्वेटर के पास आता है ये वैल्यू, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर हम मून पे करते हैं एक्सपेरिमेंट, मतलब हम जब अभी एनालिसिस करें ना तो मान के चल रहे हैं कि अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही देखो, ऑब्वियसली जो मून का मास है वो अलग होगा और रेडियस भी अलग होगा, तो जो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो अलग आएगा। इनफैक्ट अर्थ के सरफेस पे जो आता है और सिर्फ मून की वजह से अगर हम देखें तो वो 22.6 आता है, तो अलग वैल्यू आएगी हर बार। प्लैनेट की शेप एंड साइज पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। शेप एंड साइज मतलब मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो सरफेस पे आ रहा है एट सरफेस, दिस इज गोइंग टू बी जी एंड दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 9.81, अगर हम वैल्यूज वगैरह डालते हैं तो, ठीक है। अगर तुम्हें हाइट पे देखना है, बिल्कुल ध्यान से, हाइट पे देखना तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होगा विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन,
सरफेस पे ये होगा। अब यहां पर एक और चीज आती है, नोट में डाल दें, नोट में डाल देते हैं कि अगर जैसे मैं जी डैश लिख रहा हूं तो मैं इसको ये भी लिख देता हूं जी एम बाई आर स्क्वायर और 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, ये ऊपर गया तो -2 हो गया, करेक्ट है। और ये वैल्यू अपनी क्या है, जी है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला होगा एग्जैक्ट, लेकिन हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन ध्यान से सुनना, अगर h बहुत छोटा है r से, छोटा मतलब कंपेरेबल है, मतलब कंपेरेबल नहीं बोलूंगा, जैसे मान लो अब रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे अगर आप g की वैल्यू लेना चाहते हो तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहते हो, क्योंकि 10 किलोमीटर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 6400 किलोमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं ऊपर तक गया, सिग्निफिकेंट हाइट तक नहीं गया है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। और ये अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा, 1 प्लस, आपको याद होगा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है कई बार, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का अप्रोक्सीमेशन है, तो ये हमेशा 1 प्लस एन एक्स होता है, आपको याद होगा। किस केस में होता है, अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो सेम चीज है, अगर h बाई आर बहुत छोटा है 1 से, तो अगर h r से बहुत छोटा है तो डेफिनेटली h बाई आर, क्योंकि h r से बहुत छोटा, तो h बाई आर इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्मॉलर देन दी, तो यहां पर h बहुत छोटा अगर r से, तो h बाई आर, देखो ध्यान से समझना, h बाई आर एक्चुअल में बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, तो हम लोग यही सेम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो g डैश इज गोइंग टू बी g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला हर जगह मत चिपकाना, ये तभी लगाना जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, ठीक है। h जैसे मान लो h आ गया आपको, सरफेस फ्रॉम द सरफेस मान लो 10 किलोमीटर है, और रेडियस तो आपको पता है अर्थ की क्या होती है 6400 किलोमीटर, तो इन केसेस में ही आप अप्लाई करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो फ्रॉम द सरफेस का तो बहुत क्लियर कट आंसर लग चुका है आपको, ये आंसर होगा सरफेस के लिए। और हाइट पे ये होगा, अगर अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो 1 माइनस जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ले लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अप, ठीक है, करेक्ट है। चलो अभी हमने केस 1 लिया है, इनफैक्ट केस 1 मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अगर ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर है। अब केस 2 क्या होगा बच्चों, केस 2 क्या होगा, जब वो ग्राउंड के अंदर होगा, मतलब ग्राउंड मतलब यू कैन से अर्थ के अंदर होगा। केस 2 लिख देते हैं बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस होगा, सरफेस होगा, ठीक है। और कितना डी मान लेते हैं, मतलब देखो अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, मान लो ये आदमी आपका यहां कहीं बैठा है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, और ये कितना नीचे है, एच डी नीचे मान लेते हैं, ठीक है, एच नहीं डी मान लेते हैं, और ये सेंटर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी हो गई आर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जो यहां पर बेचारा पॉइंट ऑब्जेक्ट बैठा है बिलो द सरफेस, मतलब अर्थ के अंदर बैठा है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आपको याद होगा, फॉर्मूला याद होता है तो बेटर रहता है। तो ये हम लोग वही करते थे ना कि इसके करस्पॉन्डिंग एक स्फीयर बना लेते हैं, और जो उसके अंदर मास आता है उसको पॉइंट मास मानते हैं, उसको सेंटर पर रखते हैं और उसका फोर्स निकालते हैं। तो जो फोर्स आता है ऑन द मैन है ना, दैट इज गोइंग टू बी जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर बाई आर क्यू। अब यहां पर आर क्या था आपको याद होगा, आर जो था वो ये दूरी थी, ये वाली दूरी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, देखो ये रेडियस है और ये डी है, तो ये आर है और ये डी है, डी मैंने बिलो लिया था इसी की नाम में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इनफैक्ट यहाँ पर जो आर होगा वो हो जाएगा आर माइनस डी, है ना। ये बात ध्यान रखना कि जो हमने फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसमें आर कहां से था, फ्रॉम द सेंटर था, अगर आपको याद हो तो आर फ्रॉम द सेंटर था। अगर आर फ्रॉम द सेंटर था तो हम लोग उसी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, आर को आर माइनस डी रख देंगे। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैन इज गोइंग टू बी जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर माइनस डी, वेयर डी इज डेप्थ, जितनी डेप्थ पर है, बिलो दी सरफेस डेप्थ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब हो गया, करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। अगर एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलेरेशन जिसको हम लोग जी डैश बोल देते हैं फिर से, तो उसको क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन जी डैश है,
तो मास से डिवाइड कर देते पॉइंट ऑब्जेक्ट के, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, एम से डिवाइड किया तो एम कट गया ना, एम से डिवाइड कर दो, एम से डिवाइड कर दो तो ये जी आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जी डैश आ जाएगा इनफैक्ट, तो जी डैश क्या हो जाएगा, ये एम से डिवाइड कर दे, एम कट गया, तो जी एम आर माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो ओवरऑल आर क्यूब था, तो इसको मैंने आर से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं, जी डैश इक्वल टू, इसको जी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आर इनफैक्ट 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, करेक्ट है ये बात, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा होगा। तो नीचे आने पे और ऊपर जाने पे हमने दोनों वेरिएशन निकाल लिया, तो यहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये लिख देता हूं मैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जैसे ऊपर वाले सरफेस में अप्रोक्सीमेशन। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी, देखो अगर मैं यहां पर एनालिसिस करूंगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा जी की वैल्यू डिक्रीज करी, एच अगर बढ़ाओगे तो जी डिक्रीज करती, ऊपर जाने पे जी की वैल्यू मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो घटता है। ठीक है, अब सरफेस पे अगर ध्यान से देखोगे तो सरफेस पे तो तुम्हारा जी आ रहा है, सरफेस पे जो होता है, सरफेस से ऊपर जाने पे तुम्हारा डिक्रीज करता है, यहां से दिख रहा है, कैसे पता, 1 माइनस टू एच बाई आर है, अप्रोक्सीमेशन के साथ भी देखो या नॉर्मल देखो तो भी दोनों में सेम एनालिसिस आएगा। ठीक है, तो अगर एच ऊपर जाते जा रहे हो तो जी डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट है बात, सरफेस से डिक्रीज करता है। अब अगर तुम डेप्थ पे आते हो, नीचे आते हो, बिलो आते हो, तो तुम्हें दिख रहा है डी बढ़ाते जाओगे तो जी डैश फिर से डिक्रीज करेगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर भी अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो जी डैश डिक्रीज होगा, तो वही सेम चीज यहां पर है, एच अगर बढ़ाएंगे तो जी डैश ऊपर जाने पे भी घटता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे आने पे, डेप्थ पे आने पे भी घटता है, करेक्ट है ना ये बात। ऑल राइट, तो ये बड़ी अच्छी सी बात तुम्हारी हो गई। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाना चाहूं, ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स से बस मास का एक फैक्टर डिवाइड हुआ, जैसे वहां पे था वही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी और आर का ग्राफ बनाना चाहता हूं। ठीक है, जी और आर का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ये दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी सेम। अगर मान लो सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से आर तक स्ट्रेट लाइन बनेगा, आपको याद होगा, याद क्या मतलब फंक्शन बना सकते हैं हम लोग। अब यहां पर डी के टर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं, आर के टर्म में लिख रहा हूं, ये जीरो से, ऐसे सोचो जीरो से लेकर आर तक वेरी कर रहा है, स्मॉल आर, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा ये, स्ट्रेट लाइन, रियलाइज हो रहा है आपको, है ना, सेंटर से देख रहा हूं, ये जीरो से लेकर आर तक, एंड देन उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये डिक्रीज कर जाएगी, और यहां पर जो वैल्यू आता है वो जी आता है, ये तुम्हारा जी है ना, यहां मैक्सिमम होता है इसके इधर आने पे, बिलो, ये बिलो वाला पार्ट है, ये बिलो डेप्थ पर है, ये बिलो है, और ये हाइट पर है, ऊपर अबव दी सरफेस, ये बिलो दी सरफेस है, ये सरफेस है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बिलो सरफेस है, ये अबव सरफेस है, तो वही वही सेम रिजल्ट बन गया आपको, देखो बढ़िया सा रिजल्ट बन रहा है। तो आप एक ग्राफ भी याद कर सकते हो जी के साथ और आर के साथ, आर आपको सबको रियलाइज हो रहा होगा, ये आर मतलब आर की दूरी मैंने सेंटर से ली, तो ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर एक्सेलेरेशन निकालोगे तो देखो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, ए विच इज गोइंग टू बी जी ना, जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर, तो ये स्लोप हो जाएगा आर क्यूब, और ये आर के साथ वेरी कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। ठीक है, सेम जो फोर्स का ग्राफ बनता है वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बन जाएगा, तो हमने फोर्स का ग्राफ ऐसा ही बनाया था, तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब सारे रिजल्ट याद रहे तो बेटर है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मान लो अर्थ है और ये सेंटर है, अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ हाइट h पर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट कोई d डेप्थ पर है, ठीक है, या कोई मान लो आप हो हाइट h पर और ये कोई डेप्थ d पर है, अब दोनों में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, दोनों की जी वैल्यू डिक्रीज करे, दोनों में अगर जी वैल्यू डिक्रीज करे तो किस हाइट और डी का क्या रिलेशन होगा, ताकि जो जी की वैल्यू है वो तुम्हारा सेम हो, है ना। फाइंड
जी की वैल्यू मतलब जो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम. फाइंड रिलेशन बिटवीन h and d for which g same, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम. जी क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम. क्वेश्चन ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब देखो, ऊपर जाने पे डिक्रीज कर रहा है तो कुछ हाइट तक जाके डिक्रीज किया होगा, और नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहा है तो मान लो जी से कुछ डिक्रीज करके कुछ सर्टेन वैल्यू पहुंचा होगा, और नीचे ने भी डिक्रीज करके कुछ सर्टेन वैल्यू पहुंचा. तो जो सर्टेन वैल्यू वो दोनों किस हाइट और डेप्थ के लिए सेम. ठीक है. अब हाइट के लिए जो फॉर्मूला होगा हमने क्या दिखा था, अब देखो अप्रोक्सीमेशन के साथ वाला ले सकते हैं और बिना अप्रोक्सीमेशन वाला भी ले सकते हैं. तो लेट्स अज्यूम यहां पर हम जो रिजल्ट लिख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन का लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा. तो अगर मान लो एच आर से बहुत छोटा है, मतलब जो हाइट है वो बहुत बड़ा नहीं छोटा है, इन दैट केस वी टेक दी अप्रोक्सीमेशन. इस केस के लिए रिलेशन निकालो. अगर हाइट जिस हाइट पर है वो रेडियस से बहुत छोटा है तो ये तुम्हें पता है कि अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा. कौन सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, वो जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर आ जाएगा. ठीक है. तो हाइट एच के लिए, तो एट हाइट एच, एट हाइट एच, ये बात ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन यूज करना. एट हाइट एच विद अप्रोक्सीमेशन जी डैश इज गोइंग टू बी जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर. करेक्ट है. ये हाइट एट हाइट एट हाइट एच है. तो एट डेप्थ डी पे लिखेंगे तो जी डैश, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, इसमें जरूरत भी नहीं अप्रोक्सीमेशन की. वो कितना होता है, जी इंटू वन माइनस डी बाई आर. आई होप यू अंडरस्टैंड. वन माइनस डी बाई आर. अब ये अप्रोक्सीमेशन के साथ अगर हम सेम करते हैं जी की वैल्यूज तो जी हट जाएगा. तो ये फ्रॉम वन एंड टू अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वन एंड टू, तो ये जी जी डैश को सेम कर सकते हैं. सेम ही करना, यही कंडीशन है. तो जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर इक्वल्स टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर. ठीक है. तो जी जी कट गया. करेक्ट है. तो वन माइनस टू एच बाई आर इक्वल्स टू वन माइनस डी बाई आर. करेक्ट है. वन वन कट गया तो टू एच बाई आर इक्वल्स टू डी बाई आर. आर आर कट गया तो एच इज गोइंग टू बी डी बाई टू, या यू कैन से जो डेप्थ होगा वो ट्वाइस दी हाइट होगा. मतलब अगर जो हाइट होगा वो डी बाई टू होना चाहिए तुम्हारा. आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट. मतलब आपको यू हैव टू मूव डबल दी हाइट. इस बात को ध्यान, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन के लिए वैलिड, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना. आप अब जनरल वाले के लिए लगाना चाहते हो कि कोई जनरल हाइट के लिए हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, है ना. तो ये तुम्हें दिया था कि अप्रोक्सीमेशन के लिए बता दो. ये बात प्लीज ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन के साथ ही वैलिड होगा ये, जब चीजें होल्ड कर रही होंगी तभी. ठीक है. तो यहां पर अगर आप मान लो कुछ 10 किलोमीटर ऊपर गए हो तो जो डी होगा वो 20 किलोमीटर नीचे होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट. तो अगर एच ऊपर गया है तो उसका दुगना नीचे जाने पर ही आपको सेम जी की वैल्यू मिलेगी. ठीक है. सेम चेंज मिलेगा आपको. क्लियर बात है यहाँ पे. तो ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया है. अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा. बेसिक्स को ध्यान से करोगे तो आपका काम हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा. अर्थ में जो वेरिएशन है वो समझ में आ रहा होगा. अच्छा, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसमें सिर्फ इसके मास और रेडियस की वजह से फर्क नहीं पड़ता. एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं रोटेशन. उसकी चिंता मत करो, अभी वो अगले टॉपिक में आने वाला है कि रोटेट होगा तो एक्चुअल में ये जी सेम जो हम निकालें जी एग्जैक्ट नहीं होता, जी से थोड़ा चेंज हो रहा होता है. ठीक है. इस बात को ध्यान रखना. जी की जो एक्चुअल वैल्यू है इससे थोड़ी सी कम ज्यादा होती है. इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अर्थ के रोटेशन का भी फर्क पड़ता है. तो हम लोग उस फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे, बट उसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे. तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा होगा, एक तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो गया. ठीक है. अब हम लोग क्या करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लेते हैं ताकि अगले अगले टॉपिक तक हमारा चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाए. तो यहाँ पर आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है. और भी क्वेश्चन बनते हैं बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ. अब बाकी क्वेश्चन मैं ट्यूटोरियल क्लास में ले लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और. तो जो अगला टॉपिक अपना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। अगर जो स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करा गया था कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो चेंज होता है ना, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर जैसे मान लो मैंने आपको ये चीज बताया था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक्चुअल में जो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उससे जो वर्क डन होगा, है ना। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो पॉइंट नहीं, मतलब बेसिकली कहीं पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो वहां पर पक्के से ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। करेक्ट है बात। तो हर एक कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हर एक कंजर्वेटिव फोर्स की करस्पॉन्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये हर के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ग्रेविटेशनल के लिए ही अप्लाई करूंगा। दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इज द स्टैंडर्ड सिचुएशन जो हमने ऑब्जर्व किया है, हर बार होल्ड करता है कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो एक पॉइंट पे है, यहां से यहां तक का जो चेंज है 1 से 2 का जो चेंज होगा, ठीक है। अगर यहां से यहां तक का जो चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू बी, जो यहां से यहां तक आपका कंजर्वेटिव फोर्स लगा होगा उसका वर्क डन निकाल लो और उसमें माइनस साइन डाल दो। समझ में आया आपको। तो वर्क डन बाय, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का वो निकालो, उसमें माइनस लगाओ, एंड दैट इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है, चलेगा। तो अब जैसे अगर मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्पेस में सोचो, एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आप इसको लेके इधर उधर टहलोगे तो आपको पता है कुछ वर्क डन, यहाँ पर देखो खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोई ऑब्जेक्ट खुद पे कोई वर्क डन नहीं करता है, इस बात को समझना। जैसे मान लो एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब इधर से मान लो पॉइंट 1 से लेकर, मान लो एक पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, यहां से यहां तक टहलते हो तुम लेके, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खुद पे तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। और कोई एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो एक्चुअली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता, इस बात को प्लीज ध्यान रखना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। सिंगल, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता। होता ही नहीं है, नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ वैल्यू नहीं आएगी तो उसको डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिफाइन कम से कम दो चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और दूसरे वाले को लाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करोगे दूसरे वाले की वजह से पहले वाला, उस पर वर्क डन, उसकी वजह से वर्क डन निकालेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, मतलब वो इनफैक्ट यही प्रूफ भी है, जो एग्जांपल यही प्रूफ है। जैसे अगर मान लो यहां पर एक M1 है, ठीक है, और यहां पर अगर हम एक M2 ले आते हैं, कहां तक ले आते हैं, R दूरी तक। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। R दूरी तक हम एक M2 ले आते हैं, M1 को फिक्स करते हैं और M2 लेकर आते हैं, M1 फिक्स्ड है, M2 लेकर आते हैं। तो M1 की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M2 पे लग रहा होगा, उसका जो वर्क डन होगा उसमें माइनस लगाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक ला रहे हैं। तो अगर मान लो ऐसे सोचो कि ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। M2 को हम लोग यहां से यहां तक लेकर आए हैं, M2 को हम लोग यहां से यहां तक लेकर आए हैं, ठीक है। M2 यहां से हम मूव किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। M1 है, M1 को फिक्स कर दिया, M2 को हम लोग कहां से कहां तक ले आ रहे हैं, R2 से, अगर ये लोकेशन है, यहाँ R1 है और ये कितना है, R2 है, तो R2 से R1 तक हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक लाने में जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, उसमें अगर माइनस साइन लगा दे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम
2 to 1 is equals to minus of work done from 2 to 1, work done by conservative force, and that is gravitational force, work done by conservative force from 2 to 1. ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, ऐसे ही डिफाइन करना होता है. तो चलो यहां पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना वरना कंफ्यूजन आएगी तुम्हें. तो अगर मान लो यहां पे होता ऑब्जेक्ट, जनरल आर पे ले लेते हैं, अगर जनरल आर पे लेंगे तो ये आर हो जाएगा. ठीक है, इस इंस्टेंट पे, क्योंकि अब देखो यहां से यहां तक का पूरा वर्क डन निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से यहां तक में क्या है, वेरिएबल है. कैसे पता? क्योंकि हमें पता अगर यहां होगा तो क्या फोर्स लग रहा होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो अगर मान लो किसी आर दूरी पर है तो जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. करेक्ट है. और F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर सीधा सीधा बता रहा कि वेरिएबल फोर्स है. तो वर्क डन के लिए हमें किसी रैंडम पॉइंट पे लिखेंगे. अब देखो एक्चुअल में आर हमने इधर की तरफ माना है और वर्क डन निकालना है, तो जो dr लेते हैं ना, एक बात प्लीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. जैसे यहां पर r हमने ऐसे ले लिया ना, r यहां से यहां तक ले लिया, तो अब वेरिएबल फोर्स है तो हमें dr के साथ मल्टीप्लाई करके ही वर्क डन निकालना पड़ेगा. तो dr हमेशा r के अलॉन्ग ही लेंगे, जैसे इसी डायरेक्शन में लेंगे. ऐसा नहीं कि इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है तो आप इधर की तरफ dr लेना, नहीं. dr आपका इधर होगा हमेशा, r इधर है तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ r ही dr लेना, वरना गलती हो जाएगी. जब भी तुम कभी, जैसे मान लो तुमने x माना, तो जिधर से जहां से x जहां से शुरू किया उधर से उसी की डायरेक्शन में dx मानना. अगर तुमने r माना तो उसी डायरेक्शन में dr मानना, वरना गड़बड़ हो जाएगा. तो r हमेशा dr हमेशा r की डायरेक्शन में ही मानना है. ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना. dr यहां मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना, dr must be in the direction of r, must be in the डायरेक्शन ऑफ आर. ये स्टैंडर्ड होता है, ये मैथ्स होता है, इसको याद ही रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर. ठीक है, तो dr इधर की तरफ हो गया और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है. अट्रैक्टिव है ना भाई, तो ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है और dr आपका इधर की तरफ लग रहा है. ठीक है, f इधर की तरफ लग रहा है और dr, तो जो छोटा सा बेचारा dw वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, वो होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr. अब दोनों के बीच का एंगल 180 है, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है. कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी का वर्क डन निकालना है. तो dw कंजर्वेटिव फोर्स है ये. ठीक है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr. करेक्ट है, और यहां माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या है, 180. f डॉट dr और cos 180 माइनस 1 होता है. तो ये वर्क डन हो गया. अब ये वर्क डन हो गया तो जो du होगा ना, वो माइनस ऑफ dwc होता है. ये रिलेशन होता है, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे. तो अगर ये रिलेशन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो du इज गोइंग टू बी जी m1 m2 बाई ये आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इंटू dr, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्योंकि देखो ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा था हमारा, और वर्क डन भी नेगेटिव में फिर माइनस मल्टीप्लाई करके ही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन बैठता है. ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड लाइन है, इसको याद रखो. ठीक है, यही तो डेफिनेशन है इनफैक्ट. करेक्ट है. तो ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr आ गया. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. अब इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, अब r2 से r1 है, तो जब r इक्वल्स टू r2 है तो यहां पर हम लोग कुछ u1 u2 रख लेते हैं, और जब ये r1 हो गया तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी u1 हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट. अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, सबको समझ में आ ही रहा होगा. करेक्ट है, तो ये du जो होगा वो जाएगा u1 माइनस u2. ठीक है, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई जो जाएगा dr बाई आर स्क्वायर, r2 से लेकर r1 तक. तो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 बाई आर, dr बाई आर स्क्वायर. आपको इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, जी m1 m2 r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन फ्रॉम r2 से r1. तो u1 माइनस u2, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान से समझना. u1 माइनस u2 इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन माइनस आ जाएगा माइनस 1 बाई आर फ्रॉम r2 से r1. तो u1 माइनस u2 इज गोइंग टू बी माइनस जी m1 m2
अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जैसे हम बोलते हैं कि जब यहां पर है, अब जैसे मान लो हमने क्या बोला कि हमने R2 से R1 का चेंज देखा, लेकिन अगर मैं बोलूं चेंज आ गया, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि अगर मान लो एक M1 ऑब्जेक्ट यहां पर है, M2 ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब यही से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हम तब डिफाइन करते हैं जब इन्फिनिटी पे जीरो मान लेते हैं। मतलब आप सोचो यही ऑब्जेक्ट हम कहां से लेकर आए होते, अगर मान लो हम इसको इन्फिनिटी से लाए होते, इन्फिनिटी से लाकर यहां पर रख दिए होते, इन्फिनिटी पे लाए होते तो R2 कितना होता, इन्फिनिटी पे लाए होते तो R2 कितना होता, R2 जाता इन्फिनिटी, है ना, R2 इन्फिनिटी होता तो U2 अब बहुत दूर है ना, बहुत दूर, अब बहुत दूर तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नहीं, तो बहुत दूर वाले पॉइंट पे जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जीरो मान लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कोई वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पहुंचेगा। तो ये तो चेंज का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर इन्फिनिटी पर इफ R2 is equals to infinity, then U2 is going to be zero. I hope you understand, क्योंकि U2 R2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो U2 थी, तो हमने क्या किया, U1 क्या है, जब वो दूरी R1 है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर U2 को जीरो रख दिया और R2 को इन्फिनिटी रखा तो ये भी जीरो हो गया, आपको रियलाइज हो रहा होगा, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, है ना, R2 को अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस GM1M2/R1। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं, मानते क्यों, अच्छा ऐसा नहीं कि हर बार मान सकते हैं, तभी मान सकते हैं जब उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वहां नहीं पहुंचती, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर वाला पॉइंट होता है, तो GM1M2/R2 R आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। तो अगर वहां ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो मान लेते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लोग जीरो मान सकते हैं, तभी जीरो मान सकते हैं जब वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा अगर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट आर दूरी पर रखे हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट आर दूरी पर रखे हैं, या इसको हम लोग R1 भी बोल सकते हैं, R1 दूरी तक ले आए हैं, तो जो उस इन दोनों पॉइंट के बीच की ये चेंज नहीं, ये एब्सोल्यूट है पोटेंशियल। अब अगर अगर लेकिन ये तभी वैलिड है, valid only if potential energy at infinity is zero. Potential energy at infinity zero. I hope you understand a point. ये तभी वैलिड है जब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। तो अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, आर दूरी पर रखे, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या याद रखेंगे, ये U1 equals to minus GM1M2/R1। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्लियर कट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा तुम्हें सुनने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर तुम बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। और देखो अभी तुम्हारा कल ही पेपर हुआ है, एक दो दिन पहले तुम्हारा पेपर हुआ एडवांस का, और जो पेपर आया ना, मतलब वो गजब का पेपर था, है ना। मतलब अगर आप इस बात को समझना कि अगर आप उस लेवल का पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, ऑप्शनल नहीं है, नॉन ऑप्शनल है। तो अगर आप एडवांस में अच्छा करना चाहते हो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना जो एकदम धराशायी हो गए, मतलब ये बात समझना कि हमें अगर एडवांस में अच्छा करना तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, थोड़ा एक बार नहीं दो बार दिमाग लगाओ। जो मैंने यहाँ बताया कि अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, देखो हमें जैसे चेंज पता चला था तो हमने क्या किया, देखो ये समझो ना, अगर हमने चेंज बता रहे थे मैं आपको, तो मैंने बोला अगर इन्फिनिटी से लेकर आए होते यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने समझाया कि यहाँ पर हम R2 से लेकर R1 तक ले जा रहे थे, ये R1 था और ये R2 था, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ले गए, तो उसके हिसाब से हमने चेंज निकाला। हमने कहा अगर इन्फिनिटी से R1 पे लाए होते तो आपका इन्फिनिटी से R1 पे लाए होते, तो इसी फॉर्मूले में U2 की जगह पर R2 की जगह इन्फिनिटी डाल देते, और U2 को हम लोग जीरो मान सकते हैं। कब मान सकते हैं, अगर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इन दैट केस हम लोग उसे जीरो मान सकते हैं। हर एक केस में नहीं, अगर मान लो कोई इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की वजह से इन्फिनिटी पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उस केस में नहीं कर सकते, हर केस में नहीं कर सकते। तो हम लोग तभी कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। तो अभी आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो। तो जो हमें याद करने वाली हमारी चीज, अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये M1 है और ये M2 है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बच्चों, अगर R है
तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस इंस्टेंट पे दोनों ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा Gm1m2 बाई r और माइनस के साथ आएगा। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, हर जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इंफिनिटी पे जीरो होती है, विच इज मैक्सिमम। अगर इंफिनिटी पे जीरो है तो विच इज मैक्सिमम, बाकी दुनिया में क्या होता है नेगेटिव। इस बात को समझना, बाकी दुनिया में नेगेटिव, इंफिनिटी पे जीरो। तो मतलब सब ज्यादा इंफिनिटी पे होता है, फिर नेगेटिव होते हैं तो उससे कम होता है, इंफिनिटी से कम होता है पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात और है। अच्छा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान पाते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह चिपका देना। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे देखो यहां पर अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये m है, ये m है और ये m1 है। इन दोनों के बीच की दूरी r1 है, इन दोनों के बीच की दूरी r2 है। अब बोलो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल, एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट का कोई मतलब नहीं, दो होगा तब तुम डिफाइन कर पाओगे, तीन होगा तो भी कर लोगे। तो अगर एक है या एक है तो हम लोग डिफाइन नहीं करते, दो है तो माइनस Gm1m2 बाई r होता, तीन होता तो कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। तो इस पूरे सिस्टम की बतानी है, ये बात ध्यान रखना, इस पूरे सिस्टम की फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझना। एक तो ये तरीका होता है कि जैसे ये m, अब इन दोनों के बीच की दूरी भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच की दूरी का कुछ पोटेंशियल, इन दोनों पेयर के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ r। अच्छा, क्या इन्फिनिटी पे जीरो मान सकते हैं? यस, इन्फिनिटी पे जीरो मान सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मुला लगा सकते हैं इस सिस्टम का। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इन पूरे सिस्टम की वजह से इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पहुंच रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो यू इन्फिनिटी के हिसाब से आप लिखेंगे। अब इसी सिस्टम को लिख लेते हैं, तो एक ये, एक वन ये हो गया, टू ये हो गया और ये थ्री हो गया। तो वन टू की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो होगी माइनस Gm बाई दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, ये याद हो गया हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे की वजह से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही होगा Gm1 बाई r1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी की वजह से लिखेंगे, दैट इज माइनस अगेन माइनस Gm1 बाई r2। ये इस इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही मैं डिफाइन कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं लिखूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही लिख के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही लिख के दिखा रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो उसका भी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर ऑब्जेक्ट, अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगी बातें। अब देखो माइनस है, तो इस बात को देखना कि हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, तो एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे ही करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर है 2m है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r मान लेते हैं या 2r मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया, दोनों ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा इस इंस्टेंट पे, इधर की तरफ अट्रैक्टिव लग रहा होगा और रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है। तो इनिशियल दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, u1 0 u2 0, ऐसे पकड़ा तो मैंने छोड़ दिया तो अट्रैक्टिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, ड्यू टू दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी इनिशियल सेपरेशन कितना है, इनिशियल सेपरेशन आपका कितना है, 2r है। ठीक है, अब अट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे की तरफ बढ़ेंगे सेम लाइन के लॉन्ग। तो फाइंड वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज r। फाइंड velocities of object when separation between them is r। अभी कितना है, 2r था, कितना हो जाए r। तो मतलब मान लो यहां पर है, ये r पहुंच गया है, यहां पर आ गया है, ये m हो गया है और ये 2m हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी हमने r मान लिया है। तो यहां पर इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी v1 आएगी और यहां की तरफ कुछ वेलोसिटी v2 आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज होगा
और हमें यहाँ इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की गुजारिश होगी। तो हम वो ऑब्वियसली भी सीख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसी से करेंगे। अब देखो जब तुम छोड़ोगे तो लॉस क्या होगा, लॉस को जैसे अब तुम ध्यान से वैसे देखोगे तो वेलोसिटीज बढ़ गई हैं, तो लॉस पोटेंशियल का होगा और गेन किसका होगा, काइनेटिक का होगा। तो लॉस क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो लॉस क्या बोल रहा हूं, देखो अगर यहां पर जो है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी माइनस जी एम टू एम बाई टू आर, और जब पास आ गए होंगे तो कितना होगा माइनस जी एम टू एम बाई आर। अब ये जो वन बाई आर है और ये तुम्हारा वन बाई टू आर है, विच वन इज ग्रेटर, जो ज्यादा नेगेटिव होता है ना, जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो तो ऑब्वियसली कम पोटेंशियल हो गया, और जो कम नेगेटिव होगा वो ऑब्वियसली कम पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन मैटर कर रहा है। तो जब ये पास आ रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो अभी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, और जब बहुत पास आ जाएगा, जैसे जैसे पास आता है ना, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आते हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जैसे अब ऐसे सोचो ना, तो तुम अर्थ से ऊपर ऊपर अर्थ से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, तो एक्चुअली अर्थ और पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, तो ध्यान से सुनना, तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हो तो लोग पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करें। क्यों डिक्रीज करें, क्योंकि वो दोनों के बीच सेपरेशन कम हो रहा है ना, नेगेटिव होता जा रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, जो एमजीएस लिखते हो वो तो ठीक है, वो तो डिक्रीज हो, चेंज है, ठीक है। तो अब लेकिन अगर तुम उसको इस फॉर्मूले से देखोगे तो तुम्हें वो डिक्रीजिंग दिख जाएगा, क्योंकि पहले आर बड़ा रहा होगा तो टोटल वैल्यू छोटी रही होगी, कम नेगेटिव रहा होगा। फिर जैसे जैसे आर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे माइनस जी एम वन एम टू बाई आर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आर छोटा करोगे तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m एंड 2m, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। तो फटाफट लिख देते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो जी एम टू एम बाई टू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम टू एम बाई आर इक्वल्स टू हाफ m, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी हमने v1 मानी है, तो वेलोसिटी का स्पीड बोल सकते हैं, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ टू एम इंटू वी टू स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मिल गया। लेकिन अपने पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है v1 एंड v2, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। और वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, पूरे सिस्टम पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे देखो ये इधर की तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अगर पूरा सिस्टम होगा तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पे और कोई फोर्स नहीं है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल force f external, you can say no f external, hence we can apply law of conservation of linear momentum. I hope you understand my point. law of conservation of linear momentum, तो इनिशियल मोमेंटम था तो दोनों का जीरो और जीरो था। अब यहां पर जब पहुंचा है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m v1 राइट की तरफ है तो पॉजिटिव मान लिया, और इस बेचारे का तो लेफ्ट की तरफ है माइनस टू एम वी टू, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, तो v1 इक्वल्स टू टू वी टू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यार ये v1 को उठा के यहाँ डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा v2, और फिर v1 v2 में रिलेशन तो पता ही है, तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस सिचुएशन। आई होप फ्रॉम 1 and 2 we can solve for v1 and v2, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक समझ में आ चुका है, चीजें क्लियर होगा, आई थिंक कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई आज आपको मैंने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमने ऊपर सरफेस के ऊपर बताया, सरफेस के नीचे बताया, बिलो दी सरफेस बताया, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और 2-3 क्वेश्चन लिया, और मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं आपके जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। अच्छा ये बात प्लीज ध्यान रखें कि जो मैं यहाँ पर बार बार, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है बच्चों को, कि जैसे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ ना, इस बात को प्लीज ध्यान रखना। तो ये जो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ये आर दूरी पर है ना, इस इंस्टेंट पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, इन दोनों सिस्टम की। और ये तब लिख रहा हूँ जब इन्फिनिटी पे हम लोग जीरो मान पाते हैं, और कब मानते हैं, जब इन दोनों का, अगर इन्फिनिटी बहुत दूर वाला पॉइंट इनके लिए,
तो उसका फोर्स नहीं पहुंचेगा वहां पे, तो फोर्स कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसके वजह से, तो वो जीरो मान सकते हैं इन दैट केस, ठीक है। तो वही है कि देखो ये चेंज इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, ये अगर इन्फिनिटी पे जीरो तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे हमने यहाँ पर जो ऊपर लिखा था, यहाँ ऊपर जो लिखा था इस बात को समझना, यहाँ जो मैंने लिखा था ये चेंज था R2 से R1, तो ये रिलेशन R2 से R1 के लिए था, तो R2 को अगर हमने इन्फिनिटी डाल दिया है ना, तो इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल मान लिया, तो उसके हिसाब से हमने डिफाइन किया। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखना कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट R दूरी पर रखे हैं, तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस इंस्टेंट पे होगी वो होगी माइनस जी m1 m2 बाई आर। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, और देखो यही पढ़ने का तरीका, एक्चुअल तरीका यही पढ़ने का है ना। अगर तुम इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आईआईटी के भी लेने वाला हूँ उसमें, ठीक है बच्चों। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।